औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक विरासती मादा है। ऐसा विरासती मादा जिससे जानदार की साख्त और उसके अफ़आल से मुतल्लक जेनेटिक कोड पाया जाता है। हर इंसान या कोई भी जानदार जो है वो सेल से मिलकर बनता है, खुलियों से बनता है, और खुलिये के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। और इस तरह से ये जेनेटिक कोड जो है हर जानदार में पाया जाता है। बुनियादी तौर पर डीएनए की अगर हम साखत को देखें तो ये एक लंबा मालिक्यूल है जिसकी साख्त एक बलदार सीढ़ियों जैसी है, और इस सीढ़ी के कदम 4 तरह की बेस से मिलकर बनते हैं, जिनको मूडी के अगर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो वो कहता है कि डीएनए की जो सीढ़ी है उसके कदम 4 तरह की बेस से मिलकर बनते हैं। वो 4 तरह की बेस को एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन कहते हैं। और डीएनए की जो सीढ़ी है उसके किनारे शुगर और फास्फेट मालिक्यूलों से मिलकर बने होते हैं। और जेनेटिक कोड डीएनए मालिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड बेस की तरतीब जो है वो बाकायदा हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। एक बालिग इंसानी जिस्म आपको पता है कि तकरीबन 100 खरब के करीब सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इंसान के जिस्म में मां सवाए सुर्ख खून के खुलियों के हर खुलिये के अंदर डीएनए पाया जाता है। रेड सेल्स के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता और कभी भी रेड सेल्स के जरिए डीएनए की शनाख्त नहीं होती है। अब किसी भी शख्स के सारे जिस्म के खुलियों में एक जैसा डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जिसको न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है, यह खुलिये के मरकज़ में मौजूद होता है। और आपको पता है कि इंसान के एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके 23 जोड़े होते हैं। डीएनए साइंसी ज़बान में बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको कहा जाता है, और इंसानी जिस्म में मौजूद ऐसा जेनेटिक कोड है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ करता है, क्योंकि ये एक वरासती मादा है जो कि इन वालदैन की खुसूसियात औलाद के अंदर मुंतकिल करता है। और किसी भी जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं उन तब्दीलियों की बना पर उनकी बनावट डीएनए में कोड की सूरत में मौजूद होती है। मसलन कद का छोटा होना या बड़ा होना, ये वालदैन की तरफ से जो आ रहा है मामला, ये सारा मामला क्रोमोसोम्स की साख्त के ऊपर है, क्योंकि डीएनए वरासती मादा है और वालदैन से बच्चों में 23 जोड़े जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी सूरत में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। मसलन बालों का रंग किस तरह का होगा बच्चे का, खून का ग्रुप कौन सा होगा, आंखों का रंग किस तरह का होगा, कद छोटा होगा, बड़ा होगा, काला होगा या गोरा होगा। याद रखिएगा कि डीएनए एक ऐसा जेनेटिक कोड है
जिसकी बदौलत तकरीबन 1 लाख से जायद खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। और ये 2 करैक्टरों यानी 2 जीन्स से मिलकर बनता है। यानी एक जीन वालिद की तरफ से और एक जीन वालदा की तरफ से। यानी 23 एक तरफ से, 23 एक तरफ से, और इंसान के अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। एक बच्चा अपनी तहलीक के वक्त 23 क्रोमोसोम अपने वालिद से और 23 क्रोमोसोम अपनी वालदा से हासिल करता है। उसके बाद याद रखिएगा कि क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो इस मखसूस इम्तियाजी वस्फ को लेकर आगे बढ़ता है वो जीन्स कहलाता है। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो कि हमें दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ बनाते हैं। हजारों की तादाद में ऐसे सेल्स मौजूद हैं और इन सेल्स में से कुछ सेल्स की मदद से एक इंसान की शनाख्त जो है वो 1 लाख इंसानों से भी मुमताज हो जाती है। अब ऐसे सेल्स जो हैं उनको मार्कर का नाम दिया जाता है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि उसके अंदर इंसान की मुकम्मल मालूमात जो हैं वो उसके अल्लाह ने उस जेनेटिक कोड के अंदर रख दी हैं। याद रखिएगा कि साइंस कहती है कि इंसान की जनियाती तौर पर 96% मालूमात उसके करीब तरीन रिश्तों से मिलती जुलती होती हैं। मसलन 2 जुड़वा बच्चे अगर हैं तो उनका डीएनए भी अक्सर मिलता जुलता होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से से टिश्यू लेकर डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। मसलन हड्डी है, गोश्त है, दांत, खून, थूक है, जिल्द है, बाल है, इंसानी बलगम है, इंसानी पेशाब वगैरह है। बाल जो हैं लेकिन बालों के साथ जो जड़ों समेत होने चाहिए, और खून का सफ़ेद ज़र्रात पर मुश्तमिल हिस्सा यानी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनसे डीएनए टेस्ट हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स जो है वहां से डीएनए नहीं हो सकता है। मुंह के अंदरूनी हिस्से से लिया गया कोई स्वैप है, अंदरूनी बाफ्तें हैं, दिमाग उसमें शामिल है, पट्ठे हैं, अंदरूनी हिस्सों से लिया गया अगर कोई स्वैप है तो उससे डीएनए टेस्ट हो सकता है। और फोरेंसिक के जो माहरीन हैं वो डीएनए टेस्ट के जरिए किसी भी इंसान की शनाख्त कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट जदीद दौर की एक ऐसी दरियाफ्त है जिसने कानून के अंदर बड़ी सी राहें खोल दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिंदगी के कोड के इस जेनेटिक जो खुसूसियात हैं, जो उसके खुलिया है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं। वो ऐसा वरासती मादा मेरे रब ने रख दिया जिसके अंदर उस इंसान की पूरी बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन मौजूद है। मुकम्मल मालूमात उसके अंदर कैद कर दी गई हैं। अब जब मौजूदा दौर में साइंस के ज़रिए वो तमाम खसूसियात निकल के बाहर आ जाती हैं तो दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमात में बहुत हद तक सच्चाई को बड़े मुस्तनद तरीके से जांचा जा सकता है।
और जराइम की तहकीकात के अंदर डीएनए आपको पता है कि किस तरह से हेल्पफुल होता है, किस तरह से कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सही बात यह है कि तमाम इंसानों का डीएनए 99.7% यकसा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 0.3% डीएनए हर इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। बड़ी बारीक बात है कि 99.7% हर इंसान का डीएनए बराबर है, सिर्फ 0.3% डीएनए हर इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। और फ्रेंसिक के जो माहरीन हैं वो उसी 0.3% हिस्से का डीएनए का तज्जिया करते हैं और किसी भी इंसान की शनाख्त करते हैं। और हयातियाती तफ्तीशी मवाद जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जिनमें डीएनए पाया जाता है, ऐसी किस्म है जो कि किसी भी क्रिमिनल केस में किसी मुजरम का नाता या ताल्लुक उस जाए वकूआ से जोड़ता है। ऐसा सिर्फ ऐसी सूरत में मुमकिन है जब जाए वकूआ से मिलने वाला डीएनए मुल्ज़म के डीएनए से ममासलत हासिल कर जाए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर किसी शख्स की किसी वकूआ के ऊपर मौजूदगी को आपने साबित करना है और वहां पे कोई उस मुल्ज़म का हयातियाती तफ्तीशी मवाद डीएनए की सूरत में मिल जाता है, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई जो मुल्ज़म बाद औकात लेता है क्रिमिनल केसेस में कि वो वहां मौजूद नहीं था, उसका बेहतरीन तोड़ है। और हयातियाती मवाद मसलन वाइट ब्लड सेल्स हैं, मादा मनविया है, रेप केसेस में स्पर्म्स हैं, उसकी जिल्द है, जिल्द के अंदर से निकलने वाली मुख्तलिफ रतूबतें हैं, बाफ्तें हैं, खुलिये हैं जो जाए वकूआ पर जमा हो जाने से हासिल किए जाते हैं, या रेप केसेस में फ़ाइल या मफूल दोनों से जो स्वैप्स लिए जाते हैं वहाँ से डीएनए करवाया जा सकता है। और इस तरह से तफ्तीशी मवाद का साहिब अगर दुरुस्त तज्ज़िया कर लिया जाए और अगर उसको अच्छी तरह से खुश करके नमी, गर्मी और कीमियाई मादों के साथ महफूज कर लिया जाए, तो कई साल बाद भी इसी तफ्तीशी मवाद को डीएनए टेस्ट के लिए बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं है कि फौरी उधर उस वक्त ही, लेकिन तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए महफूज कर लो, बाद में डीएनए टेस्ट भी हो सकता है। जिस तरह से जाए वकूआ से जो हम माल मुकदमा या दीगर जो एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, वो सारे एविडेंसेस जो है महफूज किए जाते हैं। और इसी तरह याद रखिएगा कि जाए वकूआ पर खून जो है वो मौजूद है, माया हालत में है या खुश हालत में है, वो इकट्ठा किया जाता है। रेप केसेस में जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, फ़ाइल या मफूल है, उसके जिस्म, उसके कपड़े जो है वहाँ से स्वेप्स लिए जा सकते हैं डीएनए के लिए। और याद रखिएगा कि रेप केसेस में जो मफूल है, जिसके साथ विक्टिम है जो रेप का, उसके जिस्म या जाए वारदात पर मौजूद उसके खून से तफ्तीश में ज़्यादा मदद नहीं मिलती,
जबकि सब्जेक्ट मैटर जो सब्जेक्ट है या जिसको हम विक्टिम कहते हैं, उसका खून मुल्ज़म के कपड़ों या उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से कोलैबोरेट कर जाता है, या बाज़ औक़ात वहाँ पर मौका पर अगर कोई ऐसी रतूबत, कोई ऐसा मामला आ गया है, तो ये चीज़ें जो कि जहाँ से डीएनए हो सकता था और हयातियाती तफ्तीशी मवाद के वो ज़ुमरे में आ जाता है, तो वो जराइम की तफ्तीश के लिए बहुत हद तक जो है वो हेल्पफुल हो जाता है। अब अगर हम डीएनए टेस्ट के हवाले से देखना चाहें कि टच डीएनए का एक कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ये इस तरह से है कि इंसान अपने जिस्म से लातादाद सेल्स छोड़ता है। जब किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो वहाँ पर कुछ सेल्स रह जाते हैं, कुछ जो खुलिये हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जब कोई इंसान जुर्म करने के बाद वहाँ से भागता है तो वो पीछे अपने हाथों के निशान, खून के कोई ज़र्रे, पैरों के जूतों के निशान या बायोलॉजिकल कोई भी मटेरियल छोड़ जाता है। और अब ये भी साइंस ने साबित कर दिया है कि हर चीज़ एक तरफ, जब इंसान किसी जगह पर मौजूद होता है और किसी चीज़ को वो टच करता है तो वो टच करते करते भी बहुत से सेल्स वहाँ पे छोड़ जाता है। और ये सारा निज़ाम इतना बारीक और छोटा होता है कि बज़ाहिर उसको नहीं देखा जा सकता। इसके लिए जो फोरेंसिक माहिरीन हैं वो जदीद तरीक़ाकार से उसको देख लेते हैं और महफूज कर लेते हैं, और फिर उस मवाद का या उन सेल्स का वो डीएनए करके मालूम कर लेते हैं कि ये सेल्स किस शख्स के हैं। उस शख्स तक बंदा पहुंच जाता है। साहिब बात इस तरह से है कि रब का निज़ाम है कि कोई भी शख्स जब किसी चीज़ को छूता है तो उस जगह पर उसके खुलियात मुंतकिल हो जाते हैं। छूने से ही, हाथ लगाने से ही कुछ खुलियात चले जाते हैं। और हैं वो सेल्स, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं जो कि डीएनए की खुसूसियात रखते हैं, आपको पता है। अब एक अहम बात आ जाती है जो कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे क्रिमिनल प्रैक्टिस में सामने आती है कि अगर तफ्तीशी मवाद जो बायोलॉजिकल है महफूज रहता है किसी तरीके से, तो कई साल बाद भी उस तफ्तीशी मवाद को डीएनए टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने, बच्चे मूवी देख रहे थे जुरासिक पार्क। अब वो जुरासिक पार्क मूवी जो है उसमें एक मच्छर उन्होंने दिखाया है इस मूवी के अंदर, जिसने कभी कदीम ज़माने के अंदर कई हज़ार कबल मसीह में एक डायनासोर का खून चूसा होता है, और वो मच्छर किसी फॉसल की शक्ल में महफूज हो गया होता है।
तो फिर माहरीन क्या करते हैं कि उस मच्छर के खून से डीएनए लेके जुरासिक पार्क में मौजूद डायनासोर के अंडे जो हैं वो तैयार करते हैं। खैर ये तो एक फिल्मी कहानी थी जी, एडवेंचर, बच्चों की एडवेंचर मूवी थी। लेकिन अगर हम हकीकी ज़िंदगी में डीएनए की रिसर्च के हवाले से देखना चाहें तो आपको पता है कि कदीम अहराम मिस्र की जो मम्मियाँ थीं उनके टेस्ट वहाँ उनके मुख्तलिफ मादे लेके अभी रिसेंटली भी किए गए हैं। 1000 साल वो महफूज रहे हैं वो बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद, और फिर उनको डीएनए किया गया है। बिल्कुल इसी तरह कब्र कशाई करके भी डीएनए के लिए मवाद हासिल किया जा सकता है, और इस तरह से काज ऑफ डेथ या मकतूल का दूसरे रिश्तेदारों से जो ताल्लुक़ है वो साबित किया जा सकता है। वैसे तो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर जो हैं मकतूल के दिल से खून निकाल लेते हैं, और अगर किसी वजह से मकतूल का पोस्टमार्टम ना हो तो फिर कब्र कशाई करके डीएनए टेस्ट के लिए तफ्तीशी बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद जो है वो हासिल किया जाता है। और डीएनए टेस्ट का तरीक़ाकार जो है आपको पता है कि आसान नहीं है बल्कि पेचीदा है, और आला मयार की लेबॉर्ट्रीज़ और माहरीन की ज़रूरत होती है। अब डीएनए टेस्ट करने के लिए अगर तरतीब को देखें तो RFLP तरीक़ाकार है, PCR, STR और DNMT तरीक़ाकार है। अब जितने भी तरीक़ाकार मॉडर्न दुनिया में डीएनए करने के लिए रखे गए हैं उनमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, और ख़राबी सिर्फ उस वक्त होती है जब डीएनए टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला जो वाइट ब्लड सेल है वो ख़राब है, या वो ऐसे शख्स का नहीं है जो जिस मकसद के लिए वो कंटेमिनेशन यानी कोई आलूदगी वगैरह उसके अंदर शामिल हो जाए। अब जहाँ तक बात आ जाती है डीएनए के रेफरेंस सैंपल के हवाले से, तो साहिब रेफरेंस सैंपल वो नमूना होता है जो मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल के लिए आता है, और डीएनए टेस्ट का तरीक़ाकार जो है वो यही है कि एविडेंस का डीएनए टेस्ट करके जो भी तज्ज़िया या नतीजा हासिल होता है उसका विक्टिम के या मुल्ज़म के डीएनए के साथ मुआजना किया जाता है। मुआज़ने के लिए जो नमूने विक्टिम से या मुल्ज़म से हासिल किए गए हैं उन तमाम नमूनों को रेफरेंस सैंपल कहा जाता है, और उन रेफरेंस सैंपल के बगैर मुवाज़ने का अमल मुकम्मल नहीं होता और डीएनए टेस्ट पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि किसी मुल्ज़म से हासिल किया गया कोई बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद का डीएनए करने के बाद ही ये बात का मुआजना होता है कि आया मुल्ज़म का उस जाए वक़ूआ के साथ या उस जुर्म के साथ कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता है।
और ख़ास तौर पे क्रिमिनल केसेस में जना के मुकदमात में तफ्तीशी मवाद के साथ मुवाजना करने के लिए डीएनए टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए मुल्ज़म का सेमन टेस्ट जो है, मादा मनविया जिसको कहा जाता है, स्पर्म्स के अंदर से लिया गया सीमन्स का जो नमूना है वो ज़रूरी नहीं, बल्कि मुंह के अंदरूनी हिस्से का स्वैब या कभी कभार खून के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका नमूना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जना से कुछ दिन पहले या जना के बाद औरत ने अपने खावंद के साथ अज़वाजी तल्लुकात कायम किए थे, तो फिर ऐसी सूरत में उस खावंद का जो रेफरेंस सैंपल है ना सेमन का, वो भी कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब एक बड़ी अहम बात आ जाती है कि जब भी डीएनए टेस्ट किया जाता है जराइम की तहकीकात में, तो किस तरह से ये कंपैरिजन होता है और जराइम की तहकीकात में डीएनए टेस्ट किस तरह से काम आता है। तो साहिब, तमाम इंसानों का डीएनए, आपसे पहले भी बात हुई कि 99.7% तो यकसा है, सिर्फ 0.3% जो है वो हर इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। अब डीएनए टेस्ट का जो तजज़िया है वो 0.3% का जो मुख्तलिफ है ना डीएनए, उनके तजज़िये से ही होता है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है पाकिस्तान के अंदर के कानून शहादत आर्डर 9 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अंदर डीएनए के जदीद तरीका तफ्तीश से मुतल्लक कोई मखसूस कानून साजी नहीं की गई है। अब डीएनए टेस्ट करना या ना करना उसका फैसला अदालत हालात वाक़यात के मुताबिक करती है। नवीयत का टेस्ट तो है नहीं है। इंडिया के अंदर हमने देखा कि इंडिया ने बाकायदा तौर पर इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड जो है उसके अंदर सेक्शन 53 के अंदर एडिशन की वाज़े कर दिया गया कि जिस पुलिस अफसर की एप्लीकेशन पर मुल्ज़म मुआयना करने के लिए करवा सकता है, एक पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है। और सेक्शन 53 में ही जो मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी सेक्शन 53 के अंदर ही डीएनए टेस्ट का मुआयना और जो वहाँ पे फ्रेंसिक का तरीक़ाकार की जो तारीफ़ें हैं वो बयान की गई हैं। लेकिन अब बात चल रही थी चेन ऑफ कस्टडी ऑफ डीएनए की, तो जाए वारदात जहां पर कोई बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद पाया जाता है उसको महफूज कर लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, खुर्च कर उसको उतारा जाता है अगर किसी जगह पे वो जम गया है तो। क्योंकि डीएनए टेस्ट के लिए बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद ज़्यादा मकदार में उसकी ज़रूरत नहीं है। खून के छोटे छोटे धब्बे जो हैं
या छोटे छोटे निशानात किसी रतूबतों के रह गए, वहाँ से भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। और डीएनए टेस्ट जब किसी पैकेट में या लिफाफे में महफूज किया जाता है, वो बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद, तो उस पैकिंग के ऊपर उस एविडेंस की तफसील दी जाती है, उस केस या एफआईआर की तफसीलात दी जाती हैं, उस बायोलॉजिकल मवाद को इकट्ठा करने की तारीख और वक्त जो है वो लाजमी मेंशन किया जाता है। उस क्राइम में अगर कोई विक्टिम है तो उसका नाम लिखा जाता है, और इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो बंदा है, जो मटेरियल कलेक्ट कर रहा है डीएनए के लिए, वो अपना नाम लिखा जाता है। अब इस सारे प्रोसेस के बाद एजेंसी में नमूने पहुंचना और टेस्ट होने तक के सिलसिले को आपको पता है चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा नार्कोटिक्स केसेस में कि चेन ऑफ कस्टडी में कहीं पे भी लकूना आ जाए तो पूरा केस का बेड़ा गर्क हो जाता है, इसी तरह डीएनए की जो चेन ऑफ कस्टडी है वो भी बड़ी सेंसिटिव होती है। और चेन ऑफ कस्टडी में अगर ज़रा सी भी गफलत या कोताही हो जाए तो एविडेंस के ख़राब होने का अंदेशा होता है। और आपको पता है कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसने कस्टडी चेन ऑफ कस्टडी ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मटेरियल जो है वो लेबॉर्ट्री तक पहुंचाने के हवाले से जो हदायत देती रहती हैं वो तफ्तीशी ऑफिसरों को, वो यही होती है कि जो बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद है उसको कम से कम छूना है। और उसके बाद जाए वारदात के ऊपर खाना पीना, थूकना या बातें करना उस बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद को कंटेमिनेट कर सकता है, आलूदा कर सकता है। उस बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद जो डीएनए के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, करते वक्त और लिफाफे में पैकिंग करते वक्त दस्ताने का इस्तेमाल जो है ज़रूरी है। और जब नया कोई मवाद आपने पैक करना है तो दस्ताने चेंज करके, तब्दील करके फिर उसको करना है। और एक बड़ी अहम बात है, डीएनए के हवाले से पुलिस अफसरान को हदायत भी की गई है कि कभी भी मुख्तलिफ बायोलॉजिकल तफ्तीशी मवाद को एक पैकेट में इकट्ठा नहीं करना। ख्वा एक ही मौका वारदात से उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों से कोई तफ्तीशी मवाद लिया है तो उसको अलहदा पैक करना होगा उसको। अब अगर तफ्तीशी मवाद कंटेमिनेट हो जाता है, आलूदा हो जाता है, तो साहिब पूरी की पूरी जो कस्टडी ऑफ चेन है उसका मकसद फौत हो जाता है। और हमारे यहाँ जेनेटिक साइंस जो है डीएनए के हवाले से ये हमारे क्रिमिनल, सिविल, बल्कि हर शोबा जो कानून का है उसको मुतासर कर गया है।
और अब डीएनए जो है उसके हवाले से आपको पता है कि अदालत के अंदर डीएनए शहादत को कामयाबी से चैलेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर चंद बातों को सामने रखा जाए तो किसी भी साइंटिफिक शहादत की कमज़ोरियों को सामने लाकर शहादत को कमज़ोर किया जा सकता है, क्योंकि डीएनए एक कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है और कोलैबोरेशन करनी पड़नी है। अदालत उसको मानने की पाबंद नहीं है। उसके अलावा आपको पता है कि अदालत जो है वो कभी भी किसी भी शख्स को मजबूर नहीं कर सकती कि वो डीएनए टेस्ट करवाए। अलबत्ता जिना के मुकदमात में पिछले दिनों हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया था कि भाई जना मुकदमात में डीएनए लाजमी करवाया जाए, और ये एक रिपोर्टेड जजमेंट थी जो कि 2013 SCMR पेज 203 में रिपोर्ट हुई थी। चूँकि पाकिस्तान में डीएनए टेस्ट महफूज टेस्ट नहीं है, हालात साजगार नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, और है भी ये कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, और अदालत जब चाहे इस साइंटिफिक शहादत को रद्द भी कर सकती है। अब ये डीएनए कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस किस तरह से क्रिमिनल केसेस में आड़े आता है, इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, क्योंकि टॉपिक साहिब लंबा है और ये ख़त्म इतनी जल्दी तो नहीं होगा। इंशाल्लाह कुछ सेगमेंट्स में, कुछ एपिसोड्स में जाके इसको ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह इस पे बातें तो चलती रहेंगी। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह डीएनए के किसी नए पहलू के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।